प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह के स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। साथियों, आज के इस सेशन में हम करेंगे क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 के 10 ऐसे सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना होती है। तो आज 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। पूरे अंत तक इस वीडियो का आप सब लोग जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ये जो सवाल है बहुत ज्यादा पूछता है किसमें बच्चों? बोर्ड एग्जाम में। सवाल क्या है? कहता है शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य है, स्पष्ट करें। तो शिक्षा के अर्थ के बारे में पूछा जा रहा है। अब भाई, शिक्षा का मतलब तो क्या है कि हमें जीवन के जो सत्य है उससे हम परिचित रहें। जे कृष्णमूर्ति जी जो चैप्टर लिखे हैं जिसका नाम है शिक्षा, वहीं से यह सवाल लिया गया है। शिक्षा का अर्थ है कि जीवन के सत्य से अपने आप को परिचित करना। कि भाई, शिक्षा का जेन्युइन मतलब क्या है? नहीं कि सिर्फ कुछ 2-4-5 विषय के जानकार हो गए, नौकरी लग गई, कमाने लगे, सिर्फ वो शिक्षा का मतलब नहीं है। शिक्षा का कार्य है कि वो संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। पढ़े लिखे लोग, जैसे कहा जाता है ना कि भाई आप किसी भी काम को करते हैं तो समाज में उसका आकलन अलग तरीके से होता है। कि अगर एक बिना पढ़ा हुआ आदमी अगर वो काम कर रहा है जो कि गलत है, या उसको नहीं पता है वो काम कर दिया, आप पढ़ लिख करके अगर वो गलती करते हैं तो समाज आपको कुछ अलग दृष्टि से देखता है। कहता है कि भाई आप तो, मान लीजिए वो तो नहीं पढ़ा लिखा है, वो अनपढ़ है, बट आप तो पढ़े लिखे हो करके भी ये काम कर रहे हैं। तो शिक्षा का सिर्फ ये मतलब नहीं कि हम उसका उपयोग सिर्फ अपनी कमाई धमाई में करें, नौकरियों में करें। शिक्षा का ये मतलब नहीं है। शिक्षा का कार्य है कि वो संपूर्ण जीवन को, प्रक्रिया को हमें समझने में सहायता करे, स्वतंत्र वातावरण का निर्माण करे जहां पे हम अच्छे तरीके से अपने जीवन के लक्ष्यों को, जीवन के उद्देश्यों को समझ सकें। शिक्षा का सही मायने में अर्थ यही है कि हम एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें, स्वतंत्र वातावरण का, जहां पे हम सभी अपने जीवन के उद्देश्यों को समझ सकें। शिक्षा का कार्य केवल मात्र कुछ नौकरियों और व्यवसायों के योग्य बनाना ही नहीं है। ये बच्चों शिक्षा का अर्थ और इसके कार्य के बारे में पूछा है तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाता है। दूसरा सवाल, डायरी क्या है? डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? देखिए, डायरी की बात हम करते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन एक चैप्टर है जिसको मलयज जी ने लिखा है। किसने लिखा? मलयज। उन्होंने कहा डायरी का मतलब जो अपने दैनिक जीवन की सारी चीजें, जो कोई साहित्यकार होता है, कोई व्यक्ति भी होता है जनरल, जो बराबर डायरी उनको लिखने का आदत रहता है। वो दिन भर में क्या किए, कैसे किए, जो भी एक्टिविटीज रहती हैं वो सब डायरी पे लिखते हैं। डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखे तो उसके महत्वपूर्ण दैनिक अनुभवों का पूरा ब्यौरा है। दैनिक अनुभवों को जो डेली लेवल पे, वीकली लेवल पे, साप्ताहिक रूप से, प्रतिदिन के रूप से जो भी उनका महत्वपूर्ण अनुभव रहता है वो उसमें लिखते हैं, जो कि बहुत बड़ी सच्चाई के साथ लिखना पड़ता है। आपने जो भी किया, आपने किसी को गाली भी दिया तो वो नोट करो कि हाँ भाई आज मेरे से ये गलती हुई है, जब मैंने आज फलाने को ये बोला, आज मैंने ये फलाना काम किया। गलत काम भी किए हो तो वो लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि डायरी लिख रहे हैं तो सिर्फ अपनी अच्छाई लिखते जा रहे हैं, लेकिन जो अपनी गलती हुई थी उसको नहीं लिखते हैं, ये गलत बात होता है। डायरी का मतलब क्या हो जाता है कि वो बहुत बड़ी सच्चाई के साथ लिखना पड़ता है। डायरी का लिखा जाना बहुत मुश्किल होता है, और मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उसमें सभी बातों की पूरी सच्चाई के साथ लिखना पड़ता है। सभी बातों को पूरी सच्चाई के साथ लिखना पड़ेगा, ना कि किसी भी तरह से लिख देना है। सिर्फ लिख देने से काम चलने वाला नहीं है। सिर्फ लिख देने से काम उसमें नहीं चलने वाला। उसमें साथियों हमें क्या करना पड़ता है? पूरी सच्चाई से लिखना पड़ता है। इसमें सभी घटनाओं को सही सही रूप में वर्णित भी करना होता है। जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, उसमें जो भी हम करेंगे वो एकदम सही सही तरीके से, सही रूप में उसमें हम लिखेंगे। साथ ही साथ डायरी में शब्दों और अर्थों में उदासीनता कम रहती है। देखिए, डायरी में शब्द और अर्थ, उदासीनता का कम होना मतलब जो भी शब्द है और उसके अर्थ एकदम पास पास में होना, यह थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है, लेकिन जो भी रहता है एकदम सत्य रहता है। जो भी रहता है क्या रहता है? एकदम सत्य रहता है। जो भी रहता है एकदम सत्य रहता है। आगे देखो, बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है?
देखिए, हार जीत एक चैप्टर है, हार जीत, जो कि अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है और ये गद्य कविता है। उसमें जिक्र किया गया है कि सेना जो है जीत कर आ रही है, सेना जो है जीत कर आ रही है, उसकी सेना की जीत हुई, विजय रथ की जीत हो गई, सॉरी मैं क्या बोलना चाह रहा, हाँ, विजय रथ आ रही है। किसकी भाई? सेना की, कहा जा रहा है क्योंकि सेना जीत चुकी है। अब नागरिक उत्सव मना रहे हैं, नागरिक जो है बच्चों वो उत्सव मनाने में लगे हैं। आम आदमी को जिस तरीके से गुमराह कर दिया जाता है, दैनिक जीवन में भी ऐसा होता है कि जो सत्ताधारी लोग होते हैं वो आम आदमी को इस प्रकार से गुमराह कर देंगे और आम आदमी उसी चीज में उलझ जाएगी बिना उसके बारे में पूरे अच्छे से जानकारी लिए। तो यहां पर कवि जो हैं अशोक वाजपेयी जी यही बात बताना चाहते हैं कि जनता को दूधमुही बच्ची समझा जाता है। समझ गए आप लोग? जनता जो है जिस दिशा में गुमराह कर दिया जाए उधर गुमराह हो जाती है, पर ये जब समझदार बनती है ना तो फिर सत्ताधारी को दिक्कत होता है। पर ये समझदार कब बनेगी, ये भी बड़ा चिंताजनक बात है। कहा गया, अब उसमें एक व्यक्ति था जो बूढ़ा मशक वाला, जिसको सिर्फ सड़क सींचने की जिम्मेवारी दी गई है, सड़क साफ करने की जिम्मेवारी दी गई है, सत्य कहने की जिम्मेवारी नहीं। क्योंकि वो क्या कहता है, देखिए, बूढ़ा मशक वाला कहता है कि एक बार उधर से फिर हम मतलब जीते नहीं है, हमारी फिर हार हुई है। जो गाजे बाजे के साथ आ रही है विजय रथ, वो विजय नहीं आ रही है बल्कि हार लौट रही है। ऐसी विजय पर खुश होकर जश्न मनाने का कोई मतलब नहीं है। वो इसलिए कहता है क्योंकि वो अनुभवी व्यक्ति है। बूढ़ा मशक वाला अपने जीवन में उन्होंने अनुभव लिया है, उसे अच्छी तरह पता है कि समाज में घृणा, द्वेष, हत्या, लूटपाट, दंगे, ये सब मानवता के विनाश के कारण है। उनको पता है कि हम अगर किसी से नफरत फैलाते हैं, दुश्मनी रखते हैं, किसी की हत्या, ये सब में क्या होगा, ये सब में केवल और केवल विनाश होगा, मानवता की विनाश होगी। और इस पर विजय पाना ही हमारी असली जीत होगी। किसी को मार काट करके जीत हासिल करना ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। युद्ध में कुछ लोग मारे गए हैं, लेकिन शासकों द्वारा इस बात पर पर्दा डाला जा रहा है। अगर युद्ध में कुछ लोग मारे गए हैं तो शासक इस बात की पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। आखिर किसी के घर के सैनिक जो गया होगा, अगर युद्ध में मारा गया, खेत रह गया, शहीद हो गया, वैसी परिस्थिति में उन परिवार तक अगर कोई खबर ना पहुंचे, सूचना ना पहुंचे, तो कितनी दुखद होगी। बूढ़ा की बात में सच्चाई जरूर है, पर उसकी बात को कोई सुनना नहीं चाहता है और कोई इनको सत्य भी नहीं समझ रहा है। सत्य है, कहा जा रहा है कि बूढ़े वाले पर, बूढ़े व्यक्ति को, मशक वाले को सिर्फ और सिर्फ सड़क सींचने की जिम्मेवारी दी गई है, सत्य बोलने की जिम्मेवारी नहीं दी गई है। आगे देखिए, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। ये जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पठित पाठ के आधार पर, और आपको पता होगा ये जूठन चैप्टर का है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जब विद्यालय में जाते हैं तो पहले उनका नाम पूछा जाता है। नाम पूछने के बाद विशेष जाति का होने के कारण कहा जाता है कि तू चूहड़े से है, तो हाँ, तो ठीक है, जाओ झाड़ू बना लो, ये करो, तुम पूरा साफ सफाई करो, रूम साफ कर दो, कमरा साफ कर दो, ये जो भी है, बरामदे साफ कर दो, मैदान साफ कर दो। उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। विद्यालय में लेखक के साथ बड़ी अप्रिय घटनाएं घटती है। अप्रिय मतलब दुखद, बिल्कुल ही प्रिय नहीं है, अच्छी घटना नहीं है। विद्यालय के हेडमास्टर जो हैं कलीराम जी, लेखक से कमरे, बरामदे और मैदान में झाड़ू लगवाते हैं, जबकि विद्यालय में विद्यार्थी का काम है पढ़ना और विद्यालय में शिक्षकों का काम होता है पढ़ाने का। यानी पठन पाठन के लिए वहां पर रखा गया है, विद्यार्थी का ये काम नहीं होता। किसी आप एक विद्यार्थी से ये काम नहीं करा सकते कि हाँ भाई चल झाड़ू लगा दे, बरामदे साफ कर दे, ये गलत बात है। और वो भी तब जब आप ये जानकारी ले चुके हैं कि ये किसी विशेष जाति से है। ये जातिगत भेदभावना विद्यालयों में तो कतई नहीं होनी चाहिए, और इवन ये कहीं भी नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए। लेकिन भैया जी, हमारे यहाँ तो विशेष करके जाति पर ही रोटी बेलते हैं लोग, रोटी पकाते हैं लोग, अपनी रोटी सेकते हैं लोग। जब लेखक 2 दिन बाद कक्षा में बैठ जाते हैं तब हेडमास्टर लेखक को कक्षा से बाहर निकाल देते हैं, ये पकड़कर दबोच ले जाते हैं कक्षा से। मैं पढ़ाया हूं, अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो सर्च करिए जूठन साइंस संग्रह, तो आ जाएगा पूरा एक्सप्लेनेशन। और फिर वही झाड़ू लगाने वाला काम दे देते हैं। इस तरह लेखक को प्रताड़ित किया जाता है, लेखक का मनोबल टूट जाता है, उनके जीवन में बहुत संघर्ष का समय रहता है। बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। जन जन का चेहरा एक चैप्टर है जिसका नाम है जिसको लिखे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी।
गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने लिखा है। चैप्टर का नाम क्या है? जन जन का चेहरा एक। अब सुनिए इसमें क्या हो रहा है। कवि बंधी हुई मुट्ठियों के लक्ष्य के माध्यम से जनता की ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। कहते हैं कि हम सबके ऊपर दुख दर्द देने वाला व्यक्ति एक है। वो एक जैसे हैं, जितने भी सत्ताधारी हैं, जितने भी शासक हैं बड़े बड़े, वो सब आम आदमी को जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से है या मध्यम वर्गीय परिवार से है, उन सबको प्रताड़ित करते हैं लोग। ये सब एक जैसे हैं। तो हम जनता भी अब एक हो चुके हैं और हम सब ने मुट्ठी बांध लिया। बंधी हुई मुट्ठी का मतलब एकता। एकता, ये 5 उंगली अलग अलग है, लेकिन जैसे मुट्ठी बंध गया ना तो ये एकता का प्रतीक है। तो वो कहते हैं ये ताकत का एहसास कराना चाहते हैं जो कि किसी भी विषम परिस्थितियों में एक हो सकती है। किसी भी बुरी परिस्थिति में भी हम सब एक हैं। अब हम सब एक हो चुके हैं। इस बंधी मुट्ठियों की ताकत इतनी है कि जनता के शोषण करने वालों को कभी भी सत्ता से हटा सकती है। हमारे यहाँ एक कहावत कहा जाता है कि जौन पंडित जी ब्याह करावेले वो पंडित जी श्राद्धो करावेले। तो कुर्सी पर नेता के जब बैठावेला नो, जब बैठाता है, उनका ताकत है हटाने का भी। जनता ही आपको चुनी है और जनता जिस दिन चाह देना आपको कुर्सी से उठा के फेंक सकती है, नोच के फेंक सकती है आपको। ऐसा है स्थिति। वही कह रहे हैं कि जनता में बंधी हुई मुट्ठियों का ताकत इतना है कि जनता के जो शोषण करने वाले लोग हैं, जनता जिस दिन चाह दे उनको कभी भी सत्ता से हटा सकती है। यह ताकत उनके लिए काल तथा ज्वाला भी बन सकती है। सत्ताधारी को सत्ता से लोभ होता है, सभी को नहीं, पर अधिकांश ऐसे होते हैं जो अभी देखने को मिलता है। आप सब लोग परिचित हैं इन सब चीजों से कि इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तहस नहस हो सकता है सब कुछ उनके लिए जिस दिन जनता जाग उठेगी। जिस दिन जनता जाग उठेगी उस दिन सब कुछ तहस नहस हो सकता है उनका। अगला देखिए, मेहनत कश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत में कवि द्वारा लोहे की खोज का क्या आशय है। मतलब यह है बालक कि यहां पर एक चैप्टर है जिसका नाम है क्या, प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को जिसके रचनाकार हैं, कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। विनोद कुमार शुक्ल जी ने इस चैप्टर को लिखा और उसमें कहते हैं कि हर मेहनत कश आदमी और वो दबी सताई औरत समाज में वो लोहे से कम नहीं है। लेखक अपनी पुत्री से, बिटिया से कहते हैं, कवि अपने बिटिया से कहते हैं कि बताओ लोहा कहां कहां है। वो तमाम एग्जाम्पल देती है कि हां यहां यहां लोहा है, लेकिन अंततः कवि कहते हैं इस बात को कि सिर्फ लोहा वस्तुओं में नहीं, हर वो व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है अपने परिवार के लिए, जो मेहनत कर रहा है अपने बच्चों के लिए, जो मेहनत कर रहा है अपने संतान को पढ़ाने लिखाने के लिए, दिन रात मेहनत कर रहा है अपने पूरे परिवार को भोजन देने के लिए, चाहे वो आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, किसी भी विषम परिस्थितियों में भी वो घर से बाहर निकलता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है। चाहे वो किसान हो तो खेत में जाएगा, सड़क पे जाएगा, मजदूर हो तो कोई कंपनी में जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। तमाम गालियां सुनने के बावजूद वो इतना मेहनत करता है और फिर मेहनत करके के पैसे कमा के लाता है, उतना ही पैसा जितने में उसका परिवार का पेट भर जाता है। वो भी व्यक्ति लोहे से कम नहीं है। लेखक कहते हैं कि वो महिला, वो औरत जो अपने परिवार का बोझ उठाती है, जो समाज की लगातार प्रताड़ना भी सहती है, सब कुछ सहती है, वो औरत भी लोहे से कम नहीं है। वो लोहे से कम नहीं है। कवि यह बताना चाहते हैं कि हर वो आदमी जो अपनी जीविका के लिए हर विषम परिस्थितियों में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, इन सब में कठिन परिश्रम करता है, वो भी लोहा के समान है। हर वो औरत जो अत्याचार सहकर भी अपने दुखों को झेल रही है, वो भी लोहा के समान है। इंसान की शारीरिक मानसिक दृढ़ता और कर्म लोहे के समान है। जो व्यक्ति शरीर से मजबूत है, जो मेंटली पूरा मजबूत है, स्ट्रांग है, जो दिन रात स्ट्रगल कर रहा है, वो भी लोहा से कम नहीं है। वो भी लोहे जैसा अडिग है, मजबूत है। समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। ये सेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सेशन हम आपको लगातार देते जा रहे हैं और भी देते रहेंगे। अभी एग्जाम आ रहा है तो बहुत ताबड़तोड़ पढ़ाई चलेगी। और आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना भी मैं दे दूं, अभी जो है आज हो गया 27 सितंबर और आप सब लोग बहुत जल्द एक अपडेट लेंगे। बहुत बच्चों का डिमांड आ गया है क्रैश कोर्स का, वो क्वालिटी कंटेंट का। कौन सा क्वालिटी भाई? कि भाई सर एक ऐसा हम लोगों को क्वेश्चन आंसर का सीरीज चला दो, इस तरीके से चैप्टर पढ़ा दो कि बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चंस वहीं से आ जाए। तो इसकी पूरी जो है स्ट्रेटजी तैयार है साथियों, इंतजार करिएगा।
बस कुछ ही समय इंतजार है और वो इंतजार की घड़ी आपकी जल्द हम समाप्त करेंगे और रचेंगे वो तोड़ तैयारी, जबरदस्त तैयारी, जिससे आप सभी बच्चों का कल्याण हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? गांव का घर ज्ञानेंद्रपति जी ने लिखा और वो कहते हैं कि आज का जो हमारा गांव है और एक जो पहले का हमारा गांव था, वो हम कई गुना पीछे छोड़ चुके हैं अपना गांव। हम अपने गांव को खो चुके हैं। हमारा गांव जो था वो गांव नहीं, अब तो शहर बनने के क्रम में वो भी उसी दिशा में अग्रसर है जहां पर पुरानी चीजें हुआ करती थी, जहां पर कई सारी चीजें वो बताते हैं चैप्टर के अंदर। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो सर्च करिएगा, गांव का घर साइंस संग्रह, तुरंत आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। और पूरा चैप्टर, हिंदी का कोई भी चैप्टर हो, आप सर्च करिए, पढ़ते रहिए, आप सर्च करिए, पढ़ते रहिए। एक एक चीजें कवर कराया हूं यूट्यूब पे एकदम बेहतरीन तरीके से। साथियों, कहते हैं लेखक कवि ज्ञानेंद्रपति जी कहते हैं कि आज के जमाना में तो कुछ भी होता है तो तुरंत गोली बंदूक चल जाता है और मामला पहुंच जाता है कचहरी तक, कोर्ट तक, थाना तक, पुलिस तक, यहां तक पहुंच जाता है। और पहले हमारे गांव में पंच को ही परमेश्वर माना जाता था। 5 गो समाज के व्यक्ति जहां बैठ जाते थे, बैठ करके किसी भी समस्या का समाधान में जो भी डिसीजन दे देते थे, वो दोनों पक्ष के लिए हितकारी होता था। कहां है वो पंच परमेश्वर? अब कोई पंच परमेश्वर नहीं रहा, वो भी खो गया। पंच परमेश्वर के खो जाने पर कवि क्या कहते हैं? चिंतित इसलिए कहते हैं कि पहले कोई भी बात विवाद होता था गांव में तो पंचायत के माध्यम से उसका निपटारा होता था, लेकिन आज सभी कहां जा रहे हैं? कोर्ट के दरवाजा खटखटा रहे हैं, पैसे लुटा रहे हैं, और जिनके पास बहुत पैसा है वो कमजोर वर्ग के लोगों को ऐसे ही मरवा देगा, ऐसे ही उनको तबाह कर देगा, पैसा फेंक फेंक करके। न्यायालय की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। न्यायालय की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि एक मामला कब खुलेगा, आज अगर दर्ज हुआ तो खुलेगा कब, और कब उस पर सुनवाई होगी, और कब उसका फाइनल फैसला आएगा, जीवन लग जाता है। एक आध पीढ़ी भी निकल जाती है, कई कई ऐसे मामले हो जाते हैं। न्यायालय की प्रक्रिया में पीड़ित का समय, धन और श्रम भी बर्बाद होता है। सब कुछ न्यायालय, कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो व्यक्ति है उसका समय भी जाएगा, धन भी जाएगा, मेहनत भी बर्बाद होता है। क्या वो समय था जब पंच परमेश्वर हुआ करते थे? उनकी बात ही सब कुछ समझी जाती थी। लेकिन आज धीरे धीरे हम विकास के दौर में तो हैं, पर हम गांव में बहुत कुछ खो चुके हैं। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। भगत सिंह जी एक लेख और एक विद्यार्थी। लेख तो लिखते हैं विद्यार्थी और राजनीति पर, और पत्र लिखते हैं वो सुखदेव को। भगत सिंह का स्टार्टिंग में ये कहना है कि भाई कुछ बातों पर मैं आत्महत्या को सोचता था तो सुखदेव हमें आप डांटते थे, कहते थे नहीं ये कतई संभव नहीं है, ये सही भी नहीं है, ये कायरता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब से आप जेल में हैं, कारावास में हैं, जेल जाने के बाद आपके ये विचार कैसे बदल गए हैं? अब आप क्यों आत्महत्या की बात करते हैं? तो भगत सिंह कहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, जीवन में संघर्ष जरूर है, लेकिन अगर हम देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं और देश के लिए संघर्ष करते वक्त अगर हमें मृत्यु दंड के रूप में फांसी मिल जाए तो उससे बढ़िया मृत्यु कुछ भी नहीं हो सकती। उससे बढ़िया मृत्यु कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो आजादी के लिए वो मृत्यु मिली है। इससे हमारे देश के नौजवान साथियों को, युवाओं में एक अलग जुनून पैदा होगा अपने राष्ट्र के लिए, एक अलग राष्ट्रभक्ति, एक अलग राष्ट्र विचारधारा उत्पन्न होगी। उससे बढ़िया मृत्यु है ही नहीं। लेकिन आत्महत्या, जीवन भर कोसे जाओगे, आजीवन इतिहास भर कोसे जाओगे। उससे समाज पे क्या होगा? बुरा दुष्प्रभाव पड़ेगा। और क्यों किया? तो कुछ परेशानियों से, कुछ व्यक्तिगत परेशानियों से। अरे भाई क्यों करना? भगत सिंह ने कहा कि आजादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु दंड के रूप में मिलने वाली मृत्यु से सुंदर कोई मृत्यु नहीं हो सकती। मैं वही बात आपको समझाया कि आजादी के लिए जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं और उस समय अगर हमें कोई मृत्यु दंड मिलता है, उस समय वो उससे बेटर कोई मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि यह मृत्यु आगे आने वाली पीढ़ी में आजादी के संघर्ष के लिए एक जुनून पैदा करेगी। वे व्यक्तिगत कष्ट और दुखों के चलते आत्महत्या को कायरता मानते हैं। कहते भाई तुम्हारी परेशानी है, अब जीवन है तो परेशानी जरूर होगी। आज हो सकता है पुलाव खा रहे हो, कल स्थितियां बदल जाएगी, कल नमक रोटी खाना पड़ेगा। तो अपने आप को उस तरीके से बनाओ ना, क्योंकि कहा जाता है ना कि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है।
तो अपने आप को उस कदर बना लो ना कि चलो भाई ईश्वर ने जो दिया ठीक है, हम मेहनत करेंगे, हम मेहनत से ही नमक रोटी खाएंगे, लेकिन हराम की कमाई नहीं खाएंगे, हम परिश्रम करके खाएंगे, सुकून मिलेगा, मजा आएगा। हम नहीं करेंगे किसी और से तुलना, और आज की परिस्थिति में तुलना करना ही सबसे बड़ा दुख है। आज व्यक्ति अपने आप के ऊपर इतना लायबिलिटी ले रहा है बेवजह कि फलनवा कार किने हैं, हम काहे किसी से कम रहेंगे, काम करते हैं लोन ले लेते हैं और लोन चुका नहीं पा रहे हैं। भाई क्यों किसी की देखरेख करना, उतना देखा देखी करना। ईश्वर ने आपको जो दिया है आप उसमें संतोष करिए, आप मेहनत से करिए ना, मेहनत करके कमाइए, वो लाइए, जरूर आएगा। अगला लिया है वो अपनी परिस्थिति से लिया है, उसने मेहनत किया होगा, जैसा उसके सामने होगा वो ऐसा किया होगा। आप अपनी परिस्थितियों से आगे बढ़िए, अपनी मेहनत से आगे बढ़िए, कर्मों से आगे बढ़िए, ना कि आप वो काम मत करिए जिससे कि आपके ऊपर और बर्डन फील हो। कह रहे हैं ये व्यक्तिगत परेशानी और दुख के चलते अगर कोई आत्महत्या सुसाइड चुनता है, ये कायरता है, ये नहीं होना चाहिए। वे अपने साथी सुखदेव को पत्र के माध्यम से यही बात बताते हैं कि देखो भाई, विपत्तियां आती है तो विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाती है, मजबूत बनाती है। संकट में अपनों की पहचान होती है और संकट में व्यक्ति कमजोर से मजबूत बनता है। अब जब विपत्ति आ गई है तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए ना, मजबूत करिए, उस परिस्थिति में अड़े रहिए, डगमगाइए मत, इस तरीके से एकदम मजबूती से खड़े रहिए। वह कहते हैं विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाती है, उनसे बचने के लिए अगर आत्महत्या का रास्ता चुन रहे हैं आप तो वो सबसे बड़ी कायरता है, सबसे बड़ी कायरता है। वो कतई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, रिक्वेस्ट होगा आप सभी लोगों से कि इस सेशन को शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल चूंकि नया चैनल है, आप सब लोग जानते हैं, अब नया चैनल है तो आप लोग जब शेयर करेंगे तभी तो बच्चों तक पहुंचेगा। और हमारी सपोर्ट और हेल्प तो आप ही कर सकते हैं, और आप ही से हम सपोर्ट के लिए बोल भी सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं। इसमें कोई हमें शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हम अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं। तो शेयर आप लोग जरूर करिएगा प्लीज। कल देखते नहीं है रेशम से गढ़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। ये जितने भी सवाल हैं ये बहुत अनुभव के आधार पे मैंने निकाले हैं, बहुत अनुभव के आधार पे। 12 साल 10 साल हमने गुजारे हैं बिहार बोर्ड को अच्छे से समझने में, पेपर को समझने में। और ऐसा नहीं है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो सिर्फ केमिस्ट्री के पेपर का ही जानकारी है, हमें फिजिक्स का भी नॉलेज है। हम फिजिक्स में भी अगर आपको 10 क्वेश्चन दे देना कि इस क्वेश्चन को पढ़ लो, इसमें से आएगा, और हमने किया है, वैसे मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, हमने पेपर को समझा है 10 सालों में, तो उसमें से क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। जब हम गांव में ट्यूशन पढ़ाते थे तो जो बच्चे तैयारी करते थे ना, वो कभी कभी जैसे क्या होता था, हाल फिलहाल में वो उनका एज एक्सपायर कर जाता है तो वो दोबारा उनको इंटर देना पड़ता है, तो वो 1 महीने पहले हमारे पास आते थे कि भैया कुछ गेस क्वेश्चन दे दीजिए। मैं कहता था बुक लेके आना, मैं टिक कर दूंगा। मैं टिक करता था, वो उसी क्वेश्चन को रट के जाते थे, बना के जाते थे, और देखिए उनका बड़ा अच्छा मार्क्स भी आ जाता था, 80% 85%। हमने बोला वाह भाई, सोचो अगर पूरा शुरू से पढ़े होते तो बोला नहीं भैया बस उतना ही काफी है। तो बच्चों इन सब क्वेश्चन पे अगर मैं आपको समझा रहा हूं तो हम सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं समझा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको कई सारी चीजें समझा रहे हैं। तो इन सब चीजों पे आप फोकस करें। देखिए ये लहना सिंह वाली बात है, चूंकि आप सब लोग जानते हैं उसने कहा था चैप्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ है। अब लहना सिंह का क्या हुआ, वो बार बार बचपन में मिली लड़की से यही सवाल करते थे, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। तब तक वो धत करके भाग जाती थी, और एक दिन वो जवाब में कह देती है कि हाँ कल देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ जो सालू पे ओढ़ी हूं चादर। अब इतना पे भैया एक प्रेमी जो एक लड़की से प्रेम की भावना रखता है, और ये समझकर कि हम जीवन में एक साथ हो सकते हैं, और बहुत गहरा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, आज के प्रेम से भी तो बिल्कुल अलग। मैं आज के प्रेम की भी परिभाषा आपको नहीं देना चाहूंगा, और जरूरी नहीं है कि मैं एक ही झाड़ू से सबको झाड़ दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रेम को सही मायने में निभाते हैं, लेकिन जो नई युवा पीढ़ी हो गई है, जो ये बाजार में दिखावा चलता है, जो ये अर्धनग्न कपड़े पहन करके जो इधर उधर कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में चालू हो जाते हैं, घूमने लगते हैं लोग, इतना वाहियात स्थिति, पता नहीं आगे आने वाले समय में क्या होगा। मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है इन सब पे, मुझे मिल जाए सामने मैं खरोच दूं इन सबको, लेकिन अब क्या ही कर सकता है, गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इनके संस्कार में दोष है।
अब ये आते हैं कि बाहर हम जा रहे हैं पढ़ने और यहाँ कौन सी पढ़ाई चलती है ये यहाँ के लोगों को दिखता है, बट उनके माँ बाप को ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि माँ बाप 100-200 किलोमीटर दूर गांव में झोपड़ी में बेचारा बैठ करके अपना जीवन काट रहे हैं और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दे करके भेजे हैं इन लड़कों को या लड़कियों को कि जाओ बाहर शहर में पढ़ाई करके आना, बहुत अच्छे से तैयारी करके आओगे। जो पढ़ने वाले एक्चुअल बच्चे हैं सही में वो आज भी कमरों में बंद है, उनको नहीं पता कब दिन हो रही है कब रात हो रहा है, नहीं पता समय कैसे बीत गया, नहीं पता। किसी के लिए समय पहाड़ हो गया है, यहाँ चलो ना वहां चलो ना, मरीन ड्राइव चलते हैं, बड़ा अच्छा लोकेशन है, वहां स्ट्रीट फूड आई फूड पाप कौन कौन फूड मिला था, ये सब टाइम बकवास करने वाले, वो सब प्रेम नहीं, वो सब दिखावा है, उसमें धोखा होता है बहुत ज्यादा। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर लहना सिंह जैसे ही ये बात सुनते हैं प्रतिक्रिया क्या विपरीत हुई देख लीजिए। लहना को काफी गुस्सा है, सॉरी अगर आप लोगों को मेरी बात से कष्ट हुआ होगा तो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको कष्ट हुआ होगा, क्योंकि आप उस प्रवृत्ति के नहीं हैं और मैं जो भी बोला हूं सत्य बोला हूं, आप कहीं ना कहीं इसे स्वीकार जरूर करेंगे, ये हो रहा है। बहुत गुस्सा आया उनको, साथ ही साथ वह अपने सूझ बूझ जो है खो बैठे थे, इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया, रास्ता पड़ा, हटो हटो दम, एक खुमचे वाला का खुमचा गिर गया, बिखेर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मार दिया, सब्जी वाले की दूध उड़ेल दिया, और एक सब्जी वाले नहीं दूध उड़ेल दिया, ठीक है जो भी होगा। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया, औरत बोली लौकत नहीं के कान हरे होगा, मतलब कि अंधा होने की उपाधि भी खा लिया बेचारा जिसने उसे अंधा कहा। ऐसे करते करते वो घर पहुंचे हैं। चूंकि सवाल में पूछा कि प्रतिक्रिया क्या हुई, तो ये प्रतिक्रिया हुई जैसे ही उन्होंने सुना ये बात। समझ गए आप लोग? गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी है जो किसी कांटा वाटा गड़ जाए, गहरा चोट वोट लग जाए तो वहां पर मवाद भर जाता है, इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, वो एकदम अजीब सा हो जाएगा, वो हिस्सा काटना पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो और ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ाने लगे शरीर के किसी भी हिस्से में तो वो दिक्कत हो जाता है। गैंग्रीन एक ऐसा चोट या घाव होता है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता है। आमतौर पर इसे गलाव भी कहते हैं। घाव ठीक होने के बजाय गलने लगता है, बढ़ने लगता है, उस परिस्थिति में उस अंग को काट देना ही बेहतर माना जाता है। महेश्वर जो थे इसी बीमारी का इलाज करते थे। मालती के पति महेश्वर। चैप्टर कौन सा आप लोगों को पता है? 5 रोज चैप्टर। साथियों ये 10 सवाल कंप्लीट होते हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन होगा बिना कमेंट किए मत जाइएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्त तक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और आप सबके प्यार से ही सब कुछ आगे बढ़ रहा है, मतलब हम लोग क्लासेस प्रतिदिन रेगुलर ले रहे हैं, सारे टीचर्स क्लास ले रहे हैं, आपकी तैयारी बेहतर हो रही है और बेहतर करना है। बाकी बच्चे आप लोग क्रैश कोर्स के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हमने बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया, बहुत मेहनत से हम वो सारी चीजें बना रहे हैं आप सबके लिए, जिसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हम बिहार के रहने वाले हैं और बिहार बोर्ड से पढ़ाई करने के बावजूद मतलब ये अनुभव अब आप लोगों में बिखेरना है। पिछले कई सालों से बिखेरते आए हैं, अब बारी आपकी होगी। तब तक के लिए इस वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा आप सभी लोग। धन्यवाद आप सभी लोगों का। बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।